अब अगला प्रश्न है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, कुछ उदाहरण देकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। अब दो विषम संख्याएं और क्रमागत, मतलब जैसे पहला हम 1 और 3 का योग कर लेते हैं। 1 और 3 का योग बराबर 1 धन 3 बराबर 4, तो जो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य कौन होगा? जो 4 का गुणज होगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, माना 5 और 6 का योग, सॉरी विषम संख्याओं का लेना है। 5 के बाद हम 6 नहीं ले पाएंगे। 5 और 7 का योग, तो 5 ले रहे हैं विषम संख्या, तो उसकी अगली 7 लेनी पड़ेगी। 5 धन 7, तो 7 5 है 12 है, जो 4 से विभाज्य है, क्योंकि 12 में भी 4 का भाग जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, माना 9 और, तो 9 के बाद अगली क्रमागत कौन सी हो जाएगी? 11 का योग बराबर 9 धन 11 बराबर 20, जो 4 से विभाज्य है। हमें केवल सत्यापन करना था। अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझ पाएंगे इसको? हम इसको समझ पाएंगे विषम संख्या के व्यापक रूप से। जैसे किसी भी विषम संख्या को हम व्यापक रूप में लिखते हैं 2m धन 1, ये होगी। इसके बाद जो अगली विषम संख्या होगी वो क्या होगी? 2m धन 1 के बाद वाली होगी 2m धन 2, तो सम हो जाएगी, क्योंकि 1 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 2 सम हो जाएगी, तो अगली होगी 3। तो अगर अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2m और 2m जुड़ के कितना हो जाएंगे? 4m धन 3 और 1 जोड़ के हो जाएंगे 4। ये आगे की कक्षाओं में आपको जोड़ना सिखाया भी जाएगा। अभी आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 2m एक जैसे हैं, तो 2m और 2m मिलके 4m हो गए, 3 और 1 मिलके 4 हो गए। तो अब देखिए इस संख्या का मान क्या है? 4 गुणा m धन 4, यानी 4 से हम किसी संख्या को गुणा करेंगे, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो वो 4 का ही गुणा जाएगी। 4 से आप 5 को गुणा करिए, 4 पंचे 20, फिर उसमें 4 जोड़िए तो 24, वो 4 का ही गुणज होगी। तो दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर आपको इस प्रकार का व्यंजक प्राप्त होता है। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं जब भी होंगी उनको जोड़कर इस प्रकार का व्यंजक प्राप्त होगा, और यह 4 से हमेशा विभाज्य होगा। इस प्रकार इसको समझा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं? यानी अभाज्य गुणनखंड आपको किन व्यंजकों में प्राप्त हो रहे हैं? इससे पहले भी एक प्रश्न आया था कि अभाज्य गुणनखंडों में कौन से गुणनखंड सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तो हमने लिखा था किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में हम भाज्य गुणनखंडों और 1 को सम्मिलित नहीं करते। तो अब यहाँ पर जैसे 24 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, मैं 4 को 2 गुणा 2 नहीं लिख सकता हूँ, जो लिखा है उसी में मुझे बताना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 4 लिखा है 24 को, तो यह अभाज्य गुणनखंड है क्या? यह तो है, यह है, लेकिन यह नहीं है, तो इसलिए इसमें यह अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। अब 56 में 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, बाकी तो अभाज्य हैं, लेकिन 1 को शामिल कर लिया गया है, तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर 70 में देखिए आप 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पंचे 10 सत्ते 70, तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसका मतलब ये 70 का जो हमने किया है, क्या किया है? अभाज्य गुणनखंडन किया है। अब 54 है, 2 तिया 6 नम 54, लेकिन 2 और 3 तो ठीक हैं, लेकिन इसमें 9 भी सम्मिलित है जो कि एक भाज्य संख्या है, तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंडन नहीं किए हैं। तो निम्न से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं? केवल इसमें अभाज्य गुणनखंडन किए गए। अब किन व्यंजकों में कहा है, तो ऐसा लग रहा था कि 1 से अधिक व्यंजक होंगे, लेकिन यहाँ पर इन चारों में हमें केवल एक ही उत्तर सही मिला। इसी में 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7, क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, तो इसमें अभाज्य गुणनखंडन नहीं किए गए, इसमें नहीं किए गए। आप इस प्रश्न को ऐसे ही उतार सकते हैं और इसमें आप टिक का निशान लगा दीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए, और या फिर लिख दीजिए इसमें कि अभाज्य गुणनखंडन किए हैं इसमें।
बाकियों को छोड़ दीजिए। और समझना किस आधार पर है कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों, अगर किसी भी संख्या को विभिन्न संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है और आप देखते हैं कि उस गुणनफल में अगर एक है और कोई भी भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब उस गुणनफल में अभाज्य गुणनखंड सम्मिलित नहीं है। सभी के सभी गुणनखंड अभाज्य सम्मिलित होने चाहिए, तभी हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं, अन्यथा नहीं किए।